बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि भारत के लिए ऐतिहासिक पल, चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास, चंद्रमा पर सफल हुआ लैंडिंग। सरकार का बड़ा ऐलान, अब साल में 2 बार होगी बोर्ड की परीक्षाएं, फिर से आएगा रिजल्ट। इंडिया गठबंधन के संयोजक पद पर अकेले नीतीश की जवाबदेही खारिज, लालू ने कहा एक नहीं कई बनेंगे। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग, नीतीश तेजस्वी कर रहे हैं शुरुआत। खेसारी लाल यादव ने खरीदी नई कार, कीमत जानकर के उड़ जाएंगे होश। सितंबर से सस्ते हो जाएंगे चावल, गेहूं, दाल और सब्जियां, जाने सरकार का पूरा प्लान। प्याज पर गिरी गाज, कीमतें थामने चली सरकार का उल्टा पड़ा दाव, अब सता रहा है महंगाई का डर। पटना समेत बिहार के इन 20 जिलों में होगी भारी बारिश, बिजली गिरने की भी आसार। जीतन राम मांझी ने लोगों से की अपील, कहा बिहार में शराबबंदी हटाने वालों को ही दे वोट। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र का किया उद्घाटन, इसकी खासियत जानकर के रह जाएंगे हैरान। बिहार में खेत का खसरा, खाता और खतौनी नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे खोजेंगे, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार में अब आप ऑनलाइन मंगाए जमीन खेत का नक्शा, आगे आपको बताएंगे इसका प्रोसेस, इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। बिहार में हालात सुधारने के लिए राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान। ऐतिहासिक और प्राकृतिक खूबसूरती से भरा है बिहार का सासाराम, यहां पर है शेरशाह सूरी का मकबरा। कुलपतियों की नियुक्ति अब खुद करेगी बिहार सरकार, राजभवन से टकरार बरा। बिहार में 2005 वाले हालात, बढ़ते अपराध पर उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। बिहार में जाते जनगणना पर अब मची क्रेडिट लेने की होड़, एक दूसरे को आईना दिखाने में जुटे दल। बिहार में रेलवे की बड़ी लापरवाही, 2 किलोमीटर तक गलत ट्रैक पर चलती गई ट्रेन। आज ही करे बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण, 25 अगस्त तक कर पाएंगे सबमिट। सीएम नीतीश ने अपने ही कैबिनेट के मंत्री को लगाई फटकार, कहा अरे ये क्या कर रहे हैं, आपको आगे बताएंगे इस बारे में विस्तार से। चंद्रयान 3 की सफलता पर बिहार के नेताओं ने जताई खुशी, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम समेत पक्ष विपक्ष ने इसरो को दी बधाई। सत्याग्रह एक्सप्रेस पर पथराव, एसी बोगियों की खिड़कियां तोड़ी, यात्री में दहशत। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर जताई खुशी, इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। बिहार जाति सर्वे पर बीजेपी की घबराहट, हिंदुत्व का गणित बिगाड़ सकता है, नीतीश को पहुंचा सकता है फायदा। बिहार के 2 टॉपर छात्रों को मिला जापान जाने का मौका, गोपालगंज के 2 लड़कों ने रच दिया इतिहास। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि भारत के लिए 23 अगस्त काफी ऐतिहासिक रहा है, जहां चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। जहां भारत ने इतिहास रच दिया है, चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की है। इस मौके पर देश भर में उत्साह नजर आ रहा है, जहां और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने भी चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग पर खुशी जताई है और कहा है कि भारत
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। अब बच्चे कहेंगे कि चंदा मामा बस एक कोस दूर के हैं, जब पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि यह क्षण अभूतपूर्व है। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आपको बता दें कि भारत चंद्रमा पर अपने चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश है। जहाँ अमेरिका, रूस और फिर चीन भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी चांद के दक्षिणी भाग पर लैंडिंग नहीं की थी, क्योंकि चांद के अन्य हिस्सों के मुकाबले दक्षिणी भाग पर लैंडिंग कराना सबसे ज्यादा कठिन है। चंद्रमा के जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की है, उसका ज्यादातर हिस्सा अरबों सालों से अंधेरे में है। जहाँ ऐसा अंदेशा है कि इस क्षेत्र में सौर मंडल के निर्माण समेत कई रहस्यों का पता लगा सकते हैं। दक्षिणी भाग में लंबे समय से जमी बर्फ के कारण यहाँ पानी और अन्य खनिज होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये बात सच होती है तो फिर भविष्य में चांद पर भी जीवन ढूंढा जा सकता है। यह इसरो प्रमुख यश सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर अपनी टीम को बधाई दी है। जब वहीं चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो ने ट्वीट करके देशवासियों को भी बधाई दी है। जब इसरो ने लिखा है कि चंद्रयान 3 मिशन इंडिया में अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और तुम भी। चंद्रयान 3 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, भारत को बधाई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को एक और बड़ी सौगात दी है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना के कुम्हरार में बने बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया। इस परीक्षा भवन में अब एक साथ 16,000 से अधिक परीक्षार्थी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। जहाँ प्रदेश में यानी कि बिहार में पहली बार इतना बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। जहाँ पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा परिसर 5 एकड़ में फैला हुआ है। साल 2019 में जब परीक्षा भवन के लिए निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब इसमें 3 बड़े टावर बनाने की योजना थी। जहाँ इसके तहत ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी शामिल था। जहाँ ब्लॉक सी को लेकर के भूमि विवाद हो गया और फिर मामला कोर्ट में चला गया, लिहाजा 2 ब्लॉक बनाए गए। यह दोनों ब्लॉक के टावर 5 मंजिला है। इस परीक्षा परिसर में मैट्रिक और इंटर के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस एग्जामिनेशन सेंटर में अत्याधुनिक सेंसर लाइट भी लगाया गया है। जहाँ हॉल या फिर किसी कमरे में जैसे ही कोई आएगा ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगी, या किसी के नहीं रहने पर लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। या इससे बिजली की बचत होगी। दोनों टावर में आने जाने के लिए एक्सलेटर भी लगाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार एसटीईटी में अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक एसटीईटी परीक्षा की आवेदन तिथि की तारीख बढ़ा करके अब 25 अगस्त कर दी है। जी हाँ, अब आप 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार के उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन सर्वर स्लो होने के कारण छात्रों को आवेदन करने में परेशानी आ रही थी, जिसे देखते हुए आवेदन की तिथि को 23 अगस्त तक से बढ़ा करके 25 अगस्त तक कर दिया है। आपको बता दें कि कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि सर्वर ठीक नहीं है, इसीलिए आवेदन की तिथि को बढ़ाया जाए। इसके बाद बोर्ड ने अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.bsebstt.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पटना, बक्सर, नवादा समेत सभी जिलों में मुखिया का धरना प्रदर्शन जारी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुखिया संघ ने अपनी मांगों को लेकर के 31 अगस्त तक कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। जहां मुखिया का कहना है कि ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती किया जा रहा है। जहां खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों की सभी पंचायतों में सभी मुखिया 31 अगस्त तक सभी प्रकार के कार्यों, सरकारी कार्यक्रमों और फिर बैठकों का बहिष्कार कर चुके हैं, जिससे बिहार के सभी पंचायत का कार्य प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि मुखिया संघ का कहना है कि अगर सरकार हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम लोगों के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। हमारी मांग राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी है, जहां हम पंचायत के अधिकार को लेकर के धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि सभी मुखिया 22 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल पर चले गए हैं। मुखिया संघ की मांग है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, पंचायत स्तरीय कार्य पंचायत में मुखिया के माध्यम से निपटाया जाए। जब मुखिया और वार्ड सदस्यों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करे, ग्राम सभा में चयनित योजनाओं को पंचायत स्तर पर लागू कराने का अधिकार मिले। जब मनरेगा, जल नल योजना, मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने में पंचायत को अधिकार दिया जाए। मुखिया की मांग है कि राज्य के 73वें संशोधन के मुताबिक मुखिया को सभी 29 अधिकार ग्राम पंचायतों को वापस किया जाए।
दोस्तों बात करते हैं कि जातीय गणना को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वोटों का गणित बदल सकता है। इसके समर्थन विरोध की सियासत के पीछे यही गणित है। जातीय गणना को कमंडल और मंडल की लड़ाई की भी तरह देखा जा रहा है। जब 2024 चुनाव से कुछ ही महीने पहले जनवरी के महीने में राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है। बीजेपी की कोशिश मतदाताओं को हिंदू अस्मिता पर लाने की होगी। इसे भांपते हुए ही बिहार की सत्ताधारी पार्टियों ने ठीक उसी तरीके से ओबीसी कार्ड चल दिया है, जिस तरीके का दांव लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने रचा था। लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही सभी दल जहां अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरे दलों के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में है। जब बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की आबादी राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इस वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बीजेपी जहां पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा बताकर कि वोट मांगने की तैयारी में है, तो वही महागठबंधन बिहार में हो रहे जातीय गणना को मुद्दा बना करके इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप इस विषय पर क्या राय रखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बताइए कि बिहार सरकार की तरफ से कराया गया जातीय जनगणना को बिहार सरकार को फायदा मिलेगा या फिर नुकसान होगा। वहीं पर आप बताइए कि जातीय जनगणना से केंद्र की बीजेपी सरकार को नुकसान होने वाला है क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए हाँ या ना। दोस्तों चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इसके लिए केडीबी लाइव की तरफ से आप तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद एवं बधाइयां। आपको बता दूं कि इस मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जब मेरे तरफ से भी यानी कि फिरदौस गनी की तरफ से भी आप सबको ढेरों सारी बधाइयां, क्योंकि आज भारत ने इतिहास रच दिया है। आज भारत चांद के ऊपर पहुंच गए हैं। हालांकि इससे पहले भी पहुंच गए थे, लेकिन आज फिर से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आपको बता दें कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। जब भारत से पहले कोई भी ऐसा देश अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा है। चंद्रयान 3 की सफलता से पीएम मोदी काफी गदगद नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को फोन किया और उन्हें बधाई दी। जब पीएम मोदी ने एस सोमनाथ से फोन पर कहा कि आपका नाम सोमनाथ है, जो चांद से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर आपके परिवारजन भी आप बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सबको मेरे तरफ से अभिनंदन की कह दीजिएगा। जितना जल्द हो सके मैं आप लोगों को रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, ये कहना है पीएम मोदी का। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि हमने धरती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार किया। भारत अब चांद पर है। जब कभी कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर है, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कह देंगे कि चंदा मामा बस एक कोस दूर है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का सफल चंद्रमा मिशन अकेले भारत का नहीं है, ये सफलता पूरी मानवता की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब एक ट्रेन सिग्नल जंप करके करीब 2 किलोमीटर तक गलत ट्रैक पर दौड़ पड़ी। मामला बिहार के कैमूर जिले का है, जहां जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस रविवार सुबह गलत ट्रैक पर चली गई। कैमूर के भभुआ रोड स्टेशन के पास ये ट्रेन गलत पटरियों पर लगभग 2 किलोमीटर तक चली गई। जैसे ही मामला सामने आया तो फिर रेलवे ने लोको पायलट और फिर सहायक लोको पायलट पर कार्रवाई की है। इस चूक के लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। जिस तरह से लापरवाही के चलते पूरा घटनाक्रम सामने आया है, ये बड़े हादसे की वजह बन सकता था। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना पूर्व मध्य रेलवे के डीडीसीयू मंडल के तहत सुबह करीब 7:07 पर हुई। सूत्रों के अनुसार जम्मू से सियालदह जाने वाली ट्रेन को भभुआ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकना था। बजाय इसके रेड सिग्नल के बावजूद भी ट्रेन गलत ट्रैक पर चली गई और फिर लगभग 2 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो कुछ बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता था। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर में डेंगू अब तेजी से पांव पसार रहा है। मायागंज अस्पताल के डेंगू वार्ड में मंगलवार को 2 महिला समेत 9 डेंगू के मरीज भर्ती हुए। इनमें से 6 शहर की और फिर 2 सनहौला प्रखंड के निवासी है। एक मरीज गोड्डा जिले का है। डेंगू का एक मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो गया है। इसके साथ ही डेंगू वार्ड में कुल डेंगू भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर के 28 पर पहुंच गई है। डेंगू का शिकार होकर के मायागंज अस्पताल में भर्ती हुई है। इधर सदर अस्पताल में भी डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 20 से अधिक हो गई है, जहाँ वही दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। भागलपुर का तिलका मांझी इलाका एक तरह से डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। जिले में दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियां संक्रमित हो चुकी हैं। डेंगू के डंक ने तिलका मांझी थाने के पुलिसकर्मियों में हरकंप मच गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उफनाई कोसी नदी ने कटाव तेज कर दिया है। सुपौल जिले के किशनपुर में कोसी का भारी कहर देखने को मिला है।
मौजहा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में 24 घंटे के भीतर 30 घर कट करके कोसी नदी में विलीन हो गए हैं। जब कटाव की तेज रफ्तार देख करके लोगों के सामने अपनी जान बचाने की मुश्किल खड़ी हो गई है। जब कल रात कोसी नदी के आक्रामक रूप देख करके लोग भयभीत हो गए। इसी दौरान आज सुबह कटाव स्थल से विस्थापित परिवार सामान लाद करके निकलने लगे हैं, जहां उनकी नाव भी कोसी की तेज धार में डूब गई है। गनीमत रही कि नाव पर सवार 2 लोग तैर करके किसी तरीके से बाहर निकल गए, जहां कोसी नदी में डूबी नाव का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने साफ साफ कहा कि सभी लोग परीक्षा दें, जो परीक्षा देंगे और परीक्षा में पास होंगे उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन जो दाहिने बाएं करने वाले लोग हैं वही ये सब सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली की सरकार नहीं है, दिल्ली में जुमलेबाजी होती है और फिर बिहार में काम होता है। अब भाजपा पार्टी के नेता लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। श्रवण कुमार ने कहा कि हम लोग कह रहे थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे और यहाँ कहा गया है कि 10 लाख नौकरी और फिर 10 लाख रोजगार देंगे। जब भाजपा सोच रही है कि बिहार की सरकार अगर अपना वादा पूरा कर देगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। जब 2024 तक भाजपा पार्टी के नेताओं के लोग चिंता में डूब गए हैं और 2024 के बाद जनता उनको आराम करने के लिए इंतजाम कर रही है। भाजपा 2024 के बाद आराम करेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा से कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा समाज में भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है। भाजपा के लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। देश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा समाज में नफरत फैलाने वाली पार्टी है। नफरत फैलाना जानते हैं, नफरत फैलाती है, भाई भाई में लड़ाना चाहती है। भाजपा का सारा खेल देश और बिहार की जनता समझ चुकी है। अब ज्यादा दिन तक भाजपा के लोग टिकने वाले नहीं हैं। उनका जल्द ही सफाया हो जाएगा, बुढ़िया बिस्तर उनको समेटना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा सच में देश में नफरत फैलाने वाली पार्टी है? सच में भाजपा देश में नफरत फैलाती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है, भाईचारे को खत्म करने का काम करती है? आपका इसमें क्या जवाब होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका कमेंट करने से हमको पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन आपका कमेंट देख करके हम समझ जाते हैं कि देश में इस वक्त क्या चल रहा है, देश का मूड क्या है। तो आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार किसी भी कार्यक्रम के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात करते रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से ये कई बार कहते हुए नजर आते हैं कि मोबाइल का जितना कम हो सके उतना उपयोग करें। जैसे कोई फायदा नहीं होता है बल्कि सिर्फ नुकसान होता है। सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर के अब तक कई दफे अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आते हैं। जब ऐसे में एक ताज़ा मामला मंत्री और मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर मंत्री को फटकार लगाई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल राजधानी पटना के कुम्हरार इलाके में बापू परीक्षा भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार के साथ भवन निर्माण मंत्री की विभाग के मंत्री अशोक चौधरी वहां मौजूद थे। इसी कड़ी में कार्यक्रम के संयोजक सीएम समेत अन्य अधिकारियों का स्वागत कर रहे थे, जहां उसी दौरान अशोक चौधरी अपने जगह पर बैठ करके मोबाइल से बात करते हुए नजर आए। जिसके बाद जैसे ही सीएम नीतीश कुमार की नजर पड़ी तो फिर उन्होंने तुरंत फटकार लगाई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, फोन रखिए। जिसके बाद अशोक चौधरी तुरंत फोन रख दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल नौकरशाहों और मंत्रियों के मोबाइल प्रेम से परेशान है। जब नीतीश कुमार ने पिछले दिनों भी एक कार्यक्रम में इस बात पर नाराजगी जताई थी कि जब वो बोलते रहते हैं तो फिर लोग मोबाइल देखते रहते हैं। जनता दरबार के दौरान भी सीएम नीतीश कुमार की इस बात को लेकर के नाराजगी देखने को मिली थी। सीएम नीतीश कुमार ने प्रधान सचिव की क्लास लगा दी थी, इसके बाद अब मंत्री की क्लास लगाई है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार कल बिहार के सबसे बड़े बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया। इस परीक्षा भवन में एक साथ 16,000 से अधिक विद्यार्थी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जो आपको पहले बताया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत ने इतिहास रच दिया है। जब पहली बार भारत के कदम चांद के दक्षिणी हिस्से पर पड़ी, इस तरह से आज चंद्रयान 3 के लैंड होते ही भारत ऐसा करने वाला चीन, अमेरिका और रूस के बाद चौथा देश बन गया है। जबकि भारत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वही चंद्रयान के लैंड होते ही भारत में जय हिंद और भारत माता की जय से गूंज उठा। इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई का तांता लग गया। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार और फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इसरो को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा
कि चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग करा करके भारत ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रच दिया है, जिस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है। जब भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भारत को ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाई है। 1962 से देश हित में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए समर्पित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर इतिहास रचा है। 140 करोड़ भारतीयों को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। वहीं पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि यह गर्व का क्षण है, आखिर इंतजार पूरा हुआ। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें पूरी हुई। चंद्रयान 3 ने चांद पर भारत का नाम हमेशा के लिए अंकित कर दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता के सभी वैज्ञानिकों को और पूरे भारत को कोटि कोटि बधाई। जब वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि विश्व में भारत ने इतिहास रच दिया है और इतिहास रच करके चांद पर भारत का डंका बजा है। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, चंद्रयान 3 देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग इसरो के वैज्ञानिकों की अटूट मेहनत और उनकी संकल्प शक्ति का परिणाम है। इसरो के सभी वैज्ञानिकों की एवं देशवासियों को बधाई। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सुशासन बाबू की सरकार में थानादार और पत्रकार असुरक्षित हैं। अपराधियों में कानून का भय नहीं है। बिहार में हालात सुधारने के लिए राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को बिहार की नहीं बल्कि पीएम पद पाने की चिंता है। जहाँ इनका बिहार से नाता टूट रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब गवाह मिटाने के लिए पत्रकार की जान ले ली जा रही है तो फिर वही थानेदार भी असुरक्षित है। जहाँ उन्होंने नीतीश सरकार पर बालू एवं शराब नीति को लेकर के जम करके भड़ास निकालते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मापदंडों को दरकिनार करके नदियों से पोप लेन मशीन के द्वारा 15 से 20 फीट बालू उठाव करके गड्ढे कर दिए जा रहे हैं, जबकि नियमित 3 से 4 फीट बालू उठाव करने का प्रावधान है। बीते दिनों नदी के गहरे गड्ढे में गया जिला के डोभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर गांव के शंकर मंडल के 8 वर्षीय पुत्र समीर कुमार के डूब जाने से जान चले जाने पर उन्होंने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मद्य निषेध नीति पूरी तरीके से फेल है। ताड़ी बेचने वाले को पुलिस बेवजह परेशान करती है, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। उन्होंने आईजी कमजोर वर्ग अनिल यादव के हल्फनामे की जानकारी देते हुए कहा कि शराब नीति से सबसे ज्यादा शिकार गरीब और मजदूर वर्ग हो रहे हैं, जबकि बड़े बड़े अफसर, मंत्री, विधायक के ठेकेदार रोज रात को ब्रांडेड शराब पीते हैं, उन्हें पुलिस नहीं पकड़ती है। दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार के बेतिया जिला से निकल करके सामने आ रही है, जहां सत्याग्रह एक्सप्रेस पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की है, जिसमें एसी बोगी के कई शीशे टूट गए। अब रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जहां इस घटना में सत्याग्रह एक्सप्रेस की 3 खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। हालांकि इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। दरअसल बेतिया में आनंद विहार से रक्सौल जाने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस की वातानुकूलित बोगी पर शरारती तत्वों ने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की। इस घटना में सत्याग्रह एक्सप्रेस की 3 खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, जिसके बाद यात्रियों में भय का माहौल कायम हो गया है। हालांकि रेलवे सुरक्षा बल नरकटियागंज ने कंट्रोल से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इससे मामले की पूछताछ चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर हार्दिक प्रसन्नता जताते हुए इस मिशन से जुड़े हुए देश के वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। जी हां, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने इस पल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस मिशन की सफलता ने विश्व में न केवल हमारा सम्मान बढ़ाया है, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कई अवसरों को खोला है। आज पूरा विश्व भारत को सकारात्मक निगाह से देख रहा है। मैं एक बार फिर से इसरो के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में एक बार फिर से भारत ने ऊंची छलांग लगाई है और चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतारने में कामयाब रहा है। जब भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया है, ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। ये बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। जब अब पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि चांद भी अब भारत की मुट्ठी में है। जब इसरो ने परचम लहराते हुए देश को बुलंदी पर पहुंचाया है और फिर नाम रोशन किया है।
दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार सरकार के बिहार में जाति सर्वे कराने और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर चिंता बढ़ती दिख रही है। जब ये सोमवार को उस समय और फिर साफ दिखा जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बिहार जाति सर्वे के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष अचानक उपस्थित हुए और मोदी सरकार की ओर से एक हल्फनामा दायर करने की अनुमति मांगी। जब मेहता ने कहा कि सर्वे के प्रभाव होंगे और केंद्र का हल्फनामा इनकी कानूनी वैधता के सवाल पर होगा, जबकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने केंद्र को अपना हल्फनामा दाखिल करने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा है कि वे सर्वे पर रोक नहीं लगाएगी, जैसा कि याचिकाकर्ताओं में से एक एनजीओ यूथ फॉर इक्वलिटी ने मांग की थी। जेडीयू ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप के लिए भाजपा पर तुरंत हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि वे जाति सर्वे पर रोक लगाना चाहती है। जब बीजेपी नेताओं ने संभावित प्रशासनिक और फिर सामाजिक चुनौतियों का हवाला देते हुए बताया है कि पार्टी बिहार में सर्वे का समर्थन करती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। हालांकि नाम न छापने की शर्त पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि सर्वे से भानुमति का पिटारा खुल सकता है, उत्तर भारत में मंडल राजनीति का दूसरा चरण शुरू हो सकता है और आशंका है कि ये नीतीश और विपक्ष के इंडिया गठबंधन में अन्य दलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा इसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने की मांग भी उठ सकती है। दोस्तों बिहार के लड़कों ने हमेशा से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हमने देखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के करीब प्रतिभावान छात्रों को मौका मिलता रहा है। अब गोपालगंज की 2 लड़कों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 2 छात्रों को विदेश यात्रा यानी कि जापान जाने का मौका मिल रहा है। ये दोनों ग्रेजुएशन टूर पर जापान जाने वाले हैं। यह शिक्षा विभाग ने इनके परिवार वालों से जाने के लिए सहमति मांगी है। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और ये दोनों जापान जाएंगे। यह जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बच्चों को ये मौका मिलेगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जिले के 2 बच्चों का चयन किया गया है। जिले में बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में टॉपर रही कटैया प्रखंड के ज्ञानेश्वर +2 स्कूल के छात्रा अमृता तिवारी और अनुग्रह स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसा प्रखंड के बखनपुर के छात्र एमडी सैफ को जापान जाने का मौका मिलेगा। अब इनके अभिभावकों से सहमति लेने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार ने इसे लेकर के गोपालगंज सहित 29 जिले के डीओ और सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ को निर्देश दिया है कि बच्चों को 11वीं और 12वीं में नामांकन होना अनिवार्य होगा। जापान जाने वाले इन बच्चों को विज्ञान और तकनीकी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही जापान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही नई तकनीक को भी सीखेंगे। शिक्षा मंत्रालय और जापान विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी एजेंसी ने इन बच्चों के चयन को लेकर के निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर गोपालगंज समेत बिहार के 29 जिलों के टॉपर बच्चों की सूची जारी की गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार हैं। उनकी अगुवाई में बीते 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई थी और बाद में इसका विस्तार हुआ। 17 और 18 जुलाई को यही आगे चलकर के बेंगलुरु की बैठक में इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन बन गया। यह चर्चा यहाँ तक हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री इस गठबंधन के कन्वीनर यानी कि संयोजक बनाए जाएंगे। लेकिन अब इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए बड़ा खुलासा किया है। लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि एक व्यक्ति को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने इस मामले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इंडिया अलायंस में कन्वीनर को लेकर के कोई दुविधा नहीं है। या संयोजक पद पर नीतीश कुमार की दावेदारी पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कोई एक नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति को कन्वीनर ना बना करके बल्कि एक व्यक्ति के जिम्मे कई राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां देश भर के सभी राज्यों के लिए कई व्यक्ति को चुना जाएगा और हर एक के हिस्से में 4 या फिर 5 राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह गठबंधन को चलाने और फिर चुनाव में सीटों पर लड़ने को लेकर के चर्चा जारी है। इंडिया गठबंधन को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि मुंबई बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत होगी। जब मुंबई में होने वाली मीटिंग की रूपरेखा को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुंबई बैठक में सभी लोग मिलकर के किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इन बातों पर भी सहमति बन जाएगी। जब गठबंधन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए को हराने के लिए सभी एकजुट हैं और मुख्य उद्देश्य भाजपा को इस बार हराना है।
दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा परीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। ये घोषणाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान को लागू करते हुए किया गया है, जिसके अनुसार अब बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में 2 बार होगा, जिसमें छात्र छात्राओं के पास ये छूट होगी कि वे दोनों ही सत्रों की परीक्षाओं में से बेस्ट मार्कों को फाइनल मान सकते हैं। जहां बोर्ड परीक्षा सभी बोर्डों की ओर से साल में 1 बार ही आयोजित की जाती है। शिक्षा मंत्रालय ने नई एग्जाम पैटर्न आधारित बोर्ड परीक्षाएं छात्रों की विषयों को लेकर के समझ और फिर प्रतिस्पर्धात्मक उपलब्धियों का मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा क्लास में कॉपियों को कवर करने के वर्तमान चलन से बचा जाएगा। साथ ही कॉपियों की लागत को अनुकूलित किया जाएगा। साथ ही स्कूल बोर्ड उचित समय में ऑन डिमांड परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेगी। छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि साल में 2 बार परीक्षा के आयोजन के बाद वही नंबर फाइनल माने जाएंगे जो अच्छे होंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए बदलाव के तहत क्लास 11 और फिर क्लास 12 के स्टूडेंट को अब स्ट्रीम चुनने की बाध्यता को हटा दिया गया है। अब छात्र छात्राओं को इन क्लासों में अपने पसंद के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की छूट होगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि छात्रों को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। कक्षा 11वीं और फिर 12वीं में कम से कम 1 भाषा भारतीय होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड से पास करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें कोचिंग के लिए पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ेंगे। इस योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी समेत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शिक्षा विभाग एवं भवन निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े परीक्षा परिसर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया। ये बापू परीक्षा परिसर पटना के कुम्हरार में बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर के एक खबर सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने एक नई कार खरीदी है जिसकी कीमत करोड़ों में है। तो आइए आपको बताते हैं खेसारी लाल यादव ने कौन सी नई कार खरीदी है। तो बात करते हैं कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे नए कार की झलक दिखा रहे हैं। वीडियो में खेसारी लाल यादव अपने घर वालों के साथ नजर आ रहे हैं। पंडित जी नई गाड़ी की पूजा कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिलकर के पूजा कर रहे हैं। इस क्लिप को लेकर के शेयर करते हुए खेसारी लाल यादव ने लिखा है कि आप सबके प्यार से बढ़कर के मेरे लिए कुछ नहीं है और ये गाड़ी भी आपकी वजह से ही है। खेसारी लाल यादव ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। खेसारी लाल यादव ने लैंड रोवर डिफेंडर खरीदी है। इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव आज हर मामले में पवन सिंह को टक्कर देते हैं। जहां खेसारी लाल यादव ने बिग बॉस के घर में भी धमाल मचा दिया था। जहां खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। उन्हें बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि न्यूज़ चैनलों पर अक्सर तमाम राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं के बीच बहस होती है। कभी कभी इस बहस की गर्मागर्मी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि प्रवक्ता शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। हालांकि अब कांग्रेस प्रवक्ताओं ने भाजपा के एक प्रवक्ता का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और कहा है कि जिस डिबेट में भाजपा का ये प्रवक्ता मौजूद रहेगा, कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रवक्ता शामिल नहीं होगा। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेरा ने एक टीवी डिबेट को ये कहते हुए बीच में छोड़ दिया कि हम सब सभ्य समाज में रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध होता है और होना भी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जब कोई अहंकार में आकर के जुबान की मर्यादा भूल जाते हैं तो फिर ये बहुत गलत है। गौरव भाटिया हमारे नेताओं प्रवक्ताओं के लिए बेहुदा घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राधिका खेरा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि बेहुदा घटिया भाषा का इस्तेमाल करने के साथ हम कोई डिबेट नहीं करेंगे। राधिका खेरा ने ट्वीट करके ये भी कहा कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया आदतन हमारे नेतागण के खिलाफ बेहुदा घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जहां हमारी महिला प्रवक्ताओं के साथ भी अपमानजनक शब्दों से डिबेट करते हैं। इसलिए जिस भी डिबेट में ये बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने उस बहस में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। राधिका खेरा इसके बाद डिबेट छोड़ करके चली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बरसात के आने के साथ ही देश में खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई है। चावल, गेहूं, दाल और हरी सब्जियों की कीमत में आग लग गई है। 20 से 30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर जुलाई आते आते 250 रुपए किलो के पार पहुंच गया। या इसी तरीके से हरी सब्जियां भी कई गुना अधिक महंगी हो गई है। यही वजह है कि जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़ करके 7.44% पर पहुँच गई है, जो कि जून में मानसून आने से पहले 4.81% दर्ज की गई थी। खास बात यह है कि गेहूँ के साथ साथ
चावल भी महंगा हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, इसके बावजूद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब बरसात के आगमन के साथ ही सबसे पहले टमाटर की कीमत में 363% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां देश के कई शहरों में टमाटर 350 रुपये किलो पहुंच गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने टमाटर की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए खुद ही टमाटर बेचना शुरू कर दिया। जब पहले सरकार ने 90 रुपये किलो टमाटर बेचना शुरू किया था, इसके बाद 80 रुपये किलो और फिर 70 रुपये किलो बेचने लगी, जहां अब केंद्र सरकार 40 रुपये किलो टमाटर बेच रही है। हालांकि सरकार के इस कदम से टमाटर के रेट में गिरावट आई है। अब रिटेल मार्केट में टमाटर 60 से 80 रुपये किलो हो गया है। इसी तरीके से गेहूं की कीमत में भी 2.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां इससे आटे की कीमत पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें महंगी हो गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए रूस से गेहूं खरीदने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि सरकार रूस से 80 से 90 लाख टन गेहूं का निर्यात कर सकती है। जहां सरकार को उम्मीद है कि इससे गेहूं की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगेगा। आपको बता दो कि इसी तरीके से केंद्र सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद भी कीमतों में भी अब तक गिरावट नहीं आई है। इसी तरीके से अब टमाटर के बाद अब प्याज भी महंगा हो गया है, जहाँ कई शहरों में ये 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि कुछ दिन पहले तक इसका रेट 20 रुपये किलो ही था। यह कहा जाता है कि सितंबर से प्याज 70 से 80 रुपये किलो हो जाएगा। लेकिन इस बार सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है, जहां उसने प्याज के निर्यात पर 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जहां साथ ही बफर स्टॉक से 3 लाख टन प्याज जारी करने का आदेश दिया है। जहां इसके अलावा वे देश के कई शहरों में खुद 25 रुपये किलो की दर से प्याज बेच रही है। जहां साथ महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। जब इसके अलावा चीनी के निर्यात पर भी बैन लगा हुआ है। जब वही केंद्र ने दाल और फिर दलहनों के आयात की अनुमति दे दी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।